नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। और देखिए, सीएचओ पेपर लीक कांड में यूयू ने 59 पन्नों का एफआईआर दर्ज किया है। 2 दिसंबर को ही एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में कुल 42 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पेपर लीक कांड में एक बार फिर से नालंदा कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक में शामिल सबसे अधिक आरोपी नालंदा जिला से हैं। एफआईआर के अनुसार धांधली में करोड़ों की डील हुई थी। सभी 12 सेंटर पर सेटिंग हुई थी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए कुल 4500 अभ्यर्थियों का चयन होना था। सभी सेंटर पर विशेष नेट का इंतजाम किया गया था। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर ईओयू की आगे की कार्रवाई जारी है। और अब बात सीएचओ परीक्षा पेपर लीक की करेंगे। पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में कई अहम जानकारियां सामने आ गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑनलाइन परीक्षा में धांधली करने के लिए चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए थे। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक पाया गया है। पेपर लीक को रोकने के लिए बिहार सरकार ने बहुत ही सख्त कानून बनाया है। पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। बावजूद इसके बिहार में एक बार फिर पेपर लीक की घटना हुई। जिस ढंग से सीएचओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ, उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पेपर लीक मामले में ईओयू की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। सूत्रों की माने तो ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने के लिए चुनिंदा कंप्यूटरों पर खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था। यही नहीं, कई परीक्षा केंद्रों पर प्रॉक्सी सर्वर तक लगाया गया था। प्रॉक्सी सर्वर की मदद से दूर बैठे सॉल्वर रियल टाइम में प्रश्नों को हल करते थे। मतलब रिमोट ऐप से सॉल्वर गिरोह सवालों के जवाब दे रहा था, जबकि परीक्षा कक्ष में बैठा अभ्यर्थी अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी बनाकर सिर्फ समय काटता है। ईओयू की जांच में 1 दिसंबर को हुई परीक्षा में गड़बड़ी के सबूत मिले। जांच में पता चला कि सीएचओ परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए में डील हुई थी। माफिया की एजेंसी से मिली भगत के सबूत भी मिले। पता चला है कि परीक्षा माफिया ने 25,000 अभ्यर्थियों का डेटा लिया था। यही नहीं, परीक्षा माफिया ने अभ्यर्थियों के लिए बाकायदा गाइडलाइन भी जारी की थी कि पुलिस के आने पर क्वेश्चन 3 और जाने पर 6 पर क्लिक करना है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति ने 1 दिसंबर को सीएचओ की परीक्षा कराई। 4,500 पदों के लिए यह परीक्षा हो रही थी। परीक्षा में नकल और गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने सेंटर पर छापेमारी की, जहां से डिजिटल उपकरण भी बरामद हुए और 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 लोगों को जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए अपराधियों को ईओयू बारी बारी से रिमांड पर लेगी। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल है कि इतने सख्त कानून के बाद भी बिहार में कैसे लीक हो रहा है पेपर? क्या परीक्षा माफियाओं को कानून का खौफ नहीं है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, सीएचओ एग्जाम में हुई धांधली के बाद मामला राजनीतिक रंग ले लिया है और विरोधी लगातार इस मामले को लेकर सत्ताधारी दल पर निशाना साध रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। विरोधियों के आरोप पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जवाब दिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 2 करोड़ दो नीट क्वालिफाई करो, 2 करोड़ दो बीपीएससी में नौकरी पाओ, इस तरह की सिचुएशन बना करके बिहार की वो स्थिति बदतर कर दें। युवा परेशान, यहाँ के लोग परेशान। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, माफियाओं से बचिए, माफियाओं से हटिए, बिहार को बचाने की बात कीजिए। बस विकास पुरुष कहलाने से नहीं होता है। तेजस्वी जी भी तो इतने शिक्षकों को नौकरी दिए, कहाँ कभी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ? प्रश्न पत्र लीक किया जाना, युवाओं के भविष्य को लीक किया जा रहा था। ये हमारे लिए कोई राजनीतिक सवाल नहीं है। ये युवाओं को रोजगार के अवसर और उस पर कोई
ग्रहण लगाने की कोशिश करे तो राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुरोध पर पटना के सीनियर एसपी ने तत्काल कार्रवाई कर रामकृष्णा नगर में गिरफ्तारी सुनिश्चित किया। यह हमारे लिए एक चुनौती है। सांच को आज क्या, परीक्षा चाहे जिस किसी एजेंसी के जरिए हुई हो, घपला घोटाले का आरोप मानने वालों की अब नींद हराम हो गई है। ईओयू की जांच में सब खुलासा हो जाएगा। प्रॉक्सी सर्वर की पड़ताल भी होनी है। विपक्ष की कलई भी खुलेगी। नीतीश सरकार न किसी को बचाती है और न ही किसी को फंसाती है। जांच एजेंसी अपना काम करेगी। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को सरकार का सिर्फ और सिर्फ मुखौटा बताया है, जिस पर सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद एक सुर में एनडीए नेताओं ने पलटवार किया और ये पूछा है कि तेजस्वी यादव की पार्टी कौन चला रहा है। कि तेजस्वी यादव जी मुखौटा अपने माता पिता को बना लिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं और विकास की गति और सुशासन स्थापित करने का उनका जो अभियान है वो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे वो अपने खुद सुनते हैं और जनता उनको कितना समझती है वो सबको पता है। इसलिए तेजस्वी यादव पर हम कोई कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी यात्रा उन्हीं की होती है, दूसरी किसी की यात्रा नहीं होती है। हम विकास की यात्रा करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की यात्रा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष शायद भूल गए, ये उनकी माताजी का कार्यकाल नहीं है और न ही उनका कार्यकाल है जो 9वीं फेल है। नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए इंजीनियर व्यक्ति है और आज से नहीं, 2005 से जब से एनडीए की सरकार आई है, नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत विकास के मायने में, विकास के पैदान पे बहुत ऊंचा ले जाने का काम किया है। भाई तेजस्वी जी खुद एक अयोग्य व्यक्ति है। इस कारण से राष्ट्रीय जनता दल का संचालन एक हरियाणा का व्यक्ति करता है। आदरणीय लालू प्रसाद जी कागज पे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन पूरा राष्ट्रीय जनता दल का संचालन एक हरियाणा का व्यक्ति करता है। तो दिक्कत यह है कि जो जिस प्रकार का चश्मा पहनता है उन्हें चीजें उसी प्रकार की दिखती है। नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में 174 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे था और हार के जो बाई इलेक्शन हुए हैं जाकर के, बाई इलेक्शन में नीतीश जी को अगुवाई में चुनाव हम लोग लड़े थे जाकर के, 4 सीटों पर हम विजयी हुए हैं। महागठबंधन का सफाया हुआ जाकर के है। नीतीश कुमार जी नम उनके अगुवाई में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी 5 दल मिलकर काम कर रहे हैं, आगे भी करेगी। केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी ने सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ तिथि से राहत दे दी है। इसको लेकर केंद्रीय चयन परिषद ने एक नोटिस जारी किया है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 दिसंबर को शुरू होगा। एक आदेश जारी हुआ था, लाखों सिपाही अभ्यर्थी टेंशन में आ गए थे, लेकिन दूसरा आदेश जारी हुआ है, सभी अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे हैं। पटना में आंदोलन कर रहे सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय चयन परिषद ने अब निर्णय लिया है कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय चयन परिषद यानी कि सीएसबीसी ने नोटिस जारी कर दिया है। सीएसबीसी की ओर से मिली राहत के बाद सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी न्यूज 18 और सीएम नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। मतलब जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द वेबसाइट पे दे दिया जाए और मैं बहुत खुश हूँ। हमारे गुरुजी टीम की तरफ से आप न्यूज 18 वाले को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे गांधी मैदान में हमारे रिव्यू लेने आए, उसके लिए आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा तो हम सरकार को, नीतीश कुमार जी को, सीएसबीसी को थैंक्स बोलना चाहेंगे। आपको बता दें केंद्रीय चयन परिषद अभ्यर्थियों से 2022 और 2023 के ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांग रहा था, जिसके विरोध में पिछले 8 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। अब आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी 9 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट देंगे, क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की समयावधि समाप्त कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 21,000 से अधिक कांस्टेबल की भर्ती होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और आज मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। पानी उतरता देख के किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। गुरुवार को देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र में बनने जा रही सरकार में एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला फाइनल हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह को ग्रैंड बनाने की तैयारी है। शपथ ग्रहण के समय एकजुट एनडीए की झलक दिखेगी। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तो जाएंगे ही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक एनडीए की सरकार का बड़ा संदेश जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री, हम लोग रहेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष विमान से निश्चित तौर पर पहुंचने की उम्मीद है और एक नया माहौल, एक नया वातावरण में एनडीए गौरवान्वित होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की झोली में महाराष्ट्र बहुत बड़ी जीत बनकर आया है। राज्य की 288 विधानसभा सीट में से 132 सीट अकेले बीजेपी को मिली है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति के पास 230 सीट का भारी बहुमत है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बहुत सारे कार्यक्रम में नहीं जाते। इसके पहले नीतीश कुमार 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे, जिसकी खूब चर्चा हुई थी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सुरक्षा को लेकर धमकी मामले में अपने ऊपर लगे आरोप पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिफर उठे हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस से सवाल पूछे हैं कि जो इतने फोन कॉल्स और एमएमएस से धमकी मिली है, उसकी जांच का क्या हुआ है। साथ ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने की भी बात कही है। माननीय सांसद महोदय हैं, उनके सहयोगियों के द्वारा इसे कांटेक्ट किया गया। जो 2 लाख की बात कर रहा है उसको 2000 रुपया देगा। सांसद महोदय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की कोई धमकी का किया जाए। 2000 रुपया किसने दिया, उसको आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सुरक्षा को लेकर धमकी मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बिफर उठे हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस से सवाल पूछे हैं कि जो इतने फोन कॉल्स और एमएमएस से धमकियां मिली, उसकी जांच का क्या हुआ। साथ ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने तक की भी बात कही है। पप्पू यादव ने कहा कि यदि आरोप साबित हुए तो वे इस्तीफा दे देंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। और हिम्मत है तो सीबीआई इंक्वायरी कराए, हाईकोर्ट के बेंच से मॉनिटरिंग कराए। वहीं पूर्णिया पुलिस के खुलासे पर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा कि यदि Z+ सिक्योरिटी के लिए सांसद पप्पू यादव ऐसा कर रहे हैं तो पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। जो भी पुलिस है इसको सही जांच करे और जो दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कुछ बयान दिया था। तब से लेकर अब तक बिश्नोई गैंग के नाम पर पप्पू यादव को 20 से ज्यादा बार धमकी मिल चुकी है। सबसे ताजा धमकी वीडियो बनाकर दी गई थी। पुलिस ने वीडियो बनाने वाले आरोपी रामबाबू यादव को आरा से अरेस्ट कर लिया है, जिसने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि धमकी देने के लिए सांसद के सहयोगियों ने ही उसे 2 लाख रुपए का लालच दिया था और 2000 रुपए भी दिए थे। इस आरोप पर पप्पू यादव और पूर्णिया पुलिस आमने सामने है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और भागलपुर से आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शादियों का सीजन है, लोगों को इनविटेशन कार्ड तक मिलने शुरू हो गए हैं। जमाना डिजिटल है और ऐसे में कार्ड भी डिजिटल आ रहे हैं। अगर आपको भी शादी का ऐसा कोई डिजिटल कार्ड आए तो सावधान हो जाइए। शादी का डिजिटल इनविटेशन कार्ड आपकी जेब तक खाली कर सकता है। देखिए हमारी ये सावधान करने वाली रिपोर्ट। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। शादियों के कार्ड भी बंटने लगे हैं।
पहले तो तरह तरह के कार्ड प्रिंट करवाकर रिश्तेदारों दोस्तों के घर भिजवाए जाते थे। आजकल जमाना डिजिटल है, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक डिजिटल कार्ड सेंड किए जा रहे हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई डिजिटल इनविटेशन कार्ड आया है तो सावधान, यह आमंत्रण आपकी जेब खाली कर सकता है। जी हां, शादियों के सीजन में साइबर ठगों ने फ्रॉड का नया तरीका ढूंढ निकाला है। डिजिटल इनविटेशन को इन्होंने ठगी का नया हथियार बनाया है। मोबाइल पर आए शादी के डिजिटल कार्ड को देख अगर आपने उत्साह में उसे ओपन किया तो समझ लीजिए लग गया चूना। ना शादी का लड्डू मिलेगा, ना खुद से लड्डू खरीदने लायक बच पाएंगे। डिजिटल कार्ड पर एक क्लिक और जेब हो जाएगी खाली। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कटिहार में साइबर थाना पुलिस को हाल के दिनों में कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें डिजिटल दावत कार्ड के नाम पर साइबर ठगों ने कई लोगों को साइबर क्राइम का शिकार बनाया है। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं लोगों को ठगने का। पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो डिजिटल कार्ड आ रहा है इनविटेशन के लिए या शादी वगैरह में शामिल होने के लिए, तो उसमें वो एपीके फाइल के थ्रू लोग बनाकर भेज रहे हैं। अब आपके जेहन में सवाल कौन रहा होगा कि शादी के इनविटेशन कार्ड से ठगी कैसे हो सकती है। शादी के कार्ड से तो ठगी हो ही नहीं सकती, तो आपका भ्रम टूट जाएगा। अगर डिजिटल कार्ड ठगी के लिए ही डिजाइन किया गया हो तो आपकी जेब जरूर खाली हो सकती है। साइबर ठग यही कर रहे हैं। शादी के कार्ड से ये लोगों से ठगी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई मामूली डिजिटल कार्ड नहीं होता। एपीके फाइल होती है जिसे डाउनलोड करते ही फोन हैक हो जाता है। कि किसी परिचित या किसी जानने वाले के नाम से वो कार्ड रहता है और जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल जो है रिमोट एक्सेस उधर उसके पास हो जाता है। वो सारा ऑपरेट करने लगता है। आपका जो भी जितना भी बैंक बैलेंस है वो खाली हो जाता है। तो सुना आपने, साइबर डीएसपी डीसीपी सद्दाम हुसैन बता रहे हैं एपीके फाइल के जरिए कैसे साइबर अपराधी लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है, नहीं तो दावत वाला ये आमंत्रण आपको कंगाल कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पड़ोसियों ने अंधाधुंध गोली चलाई। घर के दरवाजे पर बैठे मां बेटे को गोली लगी। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव की घटना सामने आई है। पुलिस ने मौके से गोली का खोखा बरामद किया है। सूचना के बाद मौके पर सिटी एसपी और एसडीपीओ टाउन पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। तो हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया है। मां बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और अपराधियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। रोहित भैया खड़े थे, जा रहे थे पेट्रोल भरवाने, वो आया गोली मार के चल गया। फिर बड़की मम्मी को आया और गोली मारा, फिर भाग गया से। अकेले आया था कि उसके साथ? नहीं, अकेले आया था। कौन चीज से? वो वैसे दौड़ते आया पैदल, अब फिर से उसके बाद भाग गया पैदल ही। सर हम लोग सब वही थे, आए हैं उन्हें से, हमको जादूगरी स्टार्ट किए हैं घूमने के लिए। अब बस उन्हें से आए, हाली गर्दन पकड़ के उसको गोली चला दिए हैं। और जब हम लोग लड़का सके हैं, सब लड़का सके लेके भागे हैं, तब हमको दियादी से पकड़ा, साल पकड़ के बस मारे लगे हैं दरवाजे पर। हाँ वही जगह। वहाँ पर जो है दो पक्षों में पड़ोसी हैं, उनके अंदर जो है लड़ाई हुई और उसके बाद एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के परिवार के ऊपर फायरिंग किया गया, जिसके अंतर्गत एक युवक जिनका नाम रोहित है और उनकी माता, उनका जो है डेथ हो गया फायर आर्म इंजरी की वजह से। और पटना से बड़ी खबर, जहां 1.4 करोड़ की विदेशी सुपारी जब्त की गई है। सीमा शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 9.82 लाख की चाइनीज लहसुन भी जब्त की गई है। ट्रक से 29,750 किलो विदेशी सुपारी मिली है। हरिया 12 टोल प्लाजा अररिया से सुपारी जब्त की गई है। पिकअप वैन से 1020 केजी चाइनीज लहसुन मिली है। बेनीपट्टी मधुबनी के पास चाइनीज लहसुन जब्त की गई है। मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान का पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने समर्थन किया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक समाज को अगर खुली छूट दे दी जाए बच्चा पैदा करने की और दूसरे समाज पर रोक लगा दी जाए तो इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। और
जो सनातन के प्रेमी हैं इनका ये स्वर है कि हमें केवल एक परिवार को ही आप संख्या के लिए कहिए कि आप उनको जितने बच्चे हो सकते हैं, किंतु एक समाज के लोग उनको केवल 2 कर देंगे तो संतुलन बिगड़ सकता है। ये बात चिंता हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य संचालक जी ने व्यक्त किया है।